देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज दिन भर TV9 भारतवर्ष पर मोदी सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री आपके साथ थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं राहुल गांधी के सेनापति, कांग्रेस के बड़े नेता, AICC के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड, और खास तौर पर एक तरह से और मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी के संकट का सामना करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की जो कोर कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर हैं रणदीप सुरजेवाला। स्वागत है आपका रणदीप जी TV9 भारतवर्ष के ई कॉन्क्लेव में। शुक्रिया समीर भाई। आपको, आपके दर्शकों को कोरोना महामारी से सदैव सुरक्षित रहें, ऐसी कुरुक्षेत्र की भूमि से मेरी मनोकामना भी है और प्रार्थना भी। रणदीप जी, हम आते हैं कोविड-19 के संकट का जिस तरह से सरकार सामना कर रही है, मुकाबला कर रही है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। और एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने देखिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का, आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया, तमाम तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश देश की जनता को की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार अपनी तिजोरी में ताला लगाकर बैठ गई है, तिजोरी खोलनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? समीर भाई, कोविड-19 के पूरे संकट के दो पहलू हैं जी। एक पहलू है स्वास्थ्य का। हमने आज तक जो कहा वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं, 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिहाज से कहा। चार बार लॉकडाउन हुआ। पहली बार 25 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया गया था, हम 21 दिन में ये लड़ाई जीत लेंगे। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो 560 या 565 लोग संक्रमित थे। बिल्कुल। आज 1.5 लाख लोग संक्रमित हैं और हमने 4 लॉकडाउन देख लिए। सवाल बड़ा सीधा है, संक्रमण रोकने के लिए मोदी सरकार की प्लान क्या है? लॉकडाउन से निकलने के लिए मोदी सरकार की प्लान क्या है? एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? और जो आर्थिक संकट है उससे बचने के लिए सरकार की प्लान क्या है? आज तक किसी को मालूम नहीं। पहली बार तो प्रधानमंत्री जी सामने आए, तीसरी बार जब तक लॉकडाउन आया उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, और अब लगता है कि केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़कर कोरोना की लड़ाई को प्रांतों के सहारे छोड़ दिया है। आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की जी। मैं आपसे ये पूछता हूं, किसी को 20 रुपए भी मिले? 20 लाख करोड़ में 13 जीरो हैं, केवल 0 जमा 0 जमा 0 13 बार जोड़िए, उसका अंत 0 ही आएगा। ना किसान को कुछ मिला, ना गरीब आदमी को कुछ मिला, ना प्रवासी मजदूर को कुछ मिला, ना लघु सूक्ष्म उद्योग को कुछ मिला। कर्जा देना, राहत देना नहीं। कर्जा तो आप ले ही सकते हैं बैंक से जाकर, परंतु जब कोई डिमांड ही नहीं, खपत ही नहीं, दुकानदार सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, किसान सड़क पर है, उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, इस तरह का आर्थिक संकट शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आया नहीं। पर मोदी जी हैं कि वो सरकार के खजाने के द्वार खोलते ही नहीं। ये लड़ाई आखिर में जिलों और प्रांतों में लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से ये मांग की गई है कि 7,500 रुपए महीने के हिसाब से अगले 6 महीने तक गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए। पहली किस्त जो हो वो 10,000 की हो और उसके बाद 7,500 रुपए मंथली के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिससे अब हालात सुधरेंगे? क्योंकि ग्राउंड पर हमें हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी भी बहुत परेशानियां हैं। प्रवासी मजदूरों की बात कर लें, गरीबों की बात कर लें, सबसे ज्यादा खामियाजा वो भुगत रहे हैं। समीर भाई, इस देश के इतिहास में ये दर्दनाक मंजर शायद पहली बार देश की आजादी और बंटवारे के बाद देश ने देखा जी। 4 घंटे के नोटिस पर मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया। पर क्या उन्होंने ये सोचा कि उन 10 करोड़ मजदूरों का क्या होगा जो घर वापस जाना चाहते हैं? उनको उनके स्थान पर जहां नौकरी करते थे मालिक ने तनख्वाह नहीं दी, राशन के लाले पड़ गए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, अपनी जान गंवाकर, पांव में फफोले लिए, बच्चे को गोदी में उठाए, पूरा सामान पीठ पर उठाए। हमने ये मंजर देखा कि करोड़ों लोग पैदल चलकर वापस गए। ऐसा तो शायद 200 देश जो हैं
जो कोरोना से संक्रमित हैं, किसी देश में नहीं हुआ, पर सरकार का मन नहीं पसीजा, उनको नहीं पता चला। आज देश में हर इनकम टैक्स पेई हो या नॉन इनकम टैक्स पेई। रणदीप जी, क्या ये नहीं होना चाहिए था कि ये मजदूर, ये प्रवासी श्रमिक जिस राज्य में काम कर रहे थे, जहां पर ये काम धंधा करते थे, वहीं की राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी होती कि व्यवस्था ऐसी की जाती, उनको फैसिलिटीज इतनी दी जाती कि ये नौबत ही ना आए। बहुत राज्यों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें, उन राज्यों में भी ये हुआ, वहां से भी पलायन हुआ मजदूरों का, तो ये नौबत क्यों आई? समीर जी इसके दो पहलू हैं। आप या मैं अगर मेरे घर वापस जाना चाहें जी, तो क्या टीवी 9 भारतवर्ष आपको अपने घर वापस जाने से रोक सकता है? जवाब नहीं में है। जब मजदूर को लगा कि उसका काम बचा नहीं, जब मजदूर को लगा कि उसका राशन खत्म हो रहा है, जब मजदूर को लगा कि वो अपने परिवारजनों के पास ऐसी भयंकर बीमारी में वापस जाना चाहता है, कोई भी अपने प्रियजनों के पास जाना चाहेगा जी, तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि उन्हें स्पेशल ट्रेन चलाकर, जरूरत पड़े तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेकर, जिनके पास हजारों ट्रक हैं, जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं हमारी, जिन पर हमें गर्व है, उनके सहारे इन सारे मजदूरों की घर वापसी करते। पर भारत सरकार ने क्या किया? मोदी जी ने उन सबको अपने बेहाल पर छोड़ दिया। आज जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान के हर परिवार को 7500 रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दें, किसान को 10,000 रुपया कैश ट्रांसफर दें, 200 दिन का मनरेगा का काम दें, ताकि ये 10 करोड़ लोग और बाकी करोड़ों लोग जो गांव में हैं उन्हें काम मिल सके। जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे इन्हीं मजदूरों को, उन्हें 1 लाख करोड़ की तनख्वाह की मदद दें। अगर इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश ये कर सकते तो हमारा जैसा देश क्यों नहीं कर सकता? पैसा है, 30 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास खर्च के लिए है। अगर 1,10,000 करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए है, अगर 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री का नया दफ्तर बनाने के लिए है, तो क्या 200 करोड़ रुपया मजदूरों की घर वापसी का क्यों नहीं? इसीलिए कांग्रेस ने आज ये मांग रखी है कि देश की आवाज सुनिए, बुलंद देश की आवाज सुनिए, अपना पर्स स्ट्रिंग्स खोलिए, प्रांतों की मदद करिए, मजदूरों, किसानों, गरीबों, छोटे छोटे उद्योगों और दुकानदारों की मदद करिए। ठीक है, जिम्मेवारी है अच्छा रणदीप जी, जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मामले की सुनवाई आज ही हो रही थी और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि भाई किसी भी मजदूर से बसों का या ट्रेनों का किराया ना लिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी, एक याचिका आपने भी लगाई थी कि भाई कांग्रेस पार्टी भी अपना पक्ष रखना चाह रही है, क्योंकि मार्च से संसद का सत्र चल नहीं रहा है और सरकार हमसे राय मशवरा कर नहीं रही है। तो आप दरअसल क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने ये देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक नहीं कई मीटिंग्स की हैं। क्या उसमें ठीक तरीके से बात नहीं रखी गई या फिर सुनी नहीं गई बात आप लोगों की? मुझे एक बात बताइए, एक देश के नागरिक के तौर पर मैं आपके इस महत्वपूर्ण टेलीविजन चैनल पर पूछना चाहता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट को सरकार को संवैधानिक जिम्मेवारी क्यों याद दिलानी पड़े? सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी को राजधर्म की याद क्यों दिलानी पड़े? क्या प्रधानमंत्री और मोदी सरकार का अपना कोई कर्तव्य नहीं, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए? आज भी सुप्रीम कोर्ट में रवैया क्या था जो गुजरात की हाई कोर्ट में था? गुजरात की हाई कोर्ट में बीजेपी की सरकार ने दलील दी, मजदूर अपनी मर्जी से हमारे प्रदेश में काम करने आए हैं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, और पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने भी 63 दिन से पल्ला झाड़ रखा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील ये थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला को ना सुना जाए, केवल इतनी ही दलील थी। तो हमने ये दलील दी, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मत सुनिए। परंतु रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी जो मजदूरों के लिए कह रही है वो सुनिए। और मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, हम किसी राजनीतिक दल को नहीं सुनेंगे, पर आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अभिषेक सिंघवी जी व हमारे वकील के माध्यम से मजदूरों के लिए हमारे सुझाव सुने और कहा इन्हें लिखकर दीजिए, हम इन्हें जरूर लागू करेंगे। पर सरकार को जो कर्तव्य मेरा है उसकी याद दिलाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को क्यों मुझे याद दिलाना पड़े, या सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद दिलाना पड़े? क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं कर पा रही? आपने सरकार का जिक्र किया रणदीप जी। थोड़ी ही देर पहले
इसी कॉन्क्लेव में प्रकाश जावड़ेकर साहब मौजूद थे, उनसे भी इसी मसले पर बात हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मसले का जिक्र हुआ तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई 91 लाख माइग्रेंट्स जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हुए हैं, यानी संख्या बहुत ज्यादा है। और प्रकाश जावड़ेकर साहब ये कह रहे थे कि मैं ये कहूंगा अभी मजदूरों से कि पैदल घर मत जाइए, पिछले दिनों हजारों ट्रेनें चली हैं, 50 लाख मजदूर घर पहुंचे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर जाना है, यानी तमाम हिदायतों का पालन करते हुए, तो उस स्थिति पर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। यानी सरकार भी कहीं ना कहीं ये अपील कर रही है कि अभी ज्यादा संख्या में लोग इधर से उधर ना जाएं, लेकिन भाई मजबूरी है, जाना तो पड़ रहा है। समीर भाई, अपने आप में कितना क्रूर मजाक है जो आपके इस महत्वपूर्ण टेलीविजन चैनल पर वो कर रहे हैं। क्या जिम्मेवारी से वो ये कह सकते हैं कि 1000 ट्रेन भी चलाई हैं? जब श्रीमती सोनिया गांधी ने आगे बढ़कर ये कहा कि आप मजदूरों से किराया वसूल रहे हैं जो जजिया कर की वसूली है, और कांग्रेस पार्टी वो सारा पैसा हमारी इकाइयों के माध्यम से जमा करवाने को तैयार है, और कई करोड़ रुपया हमने प्रांतों के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्रियों तक जमा करवाया, और हमारी सरकारों ने सारा किराया मुफ्त किया। उसके बाद श्रमिक ट्रेन चलाई गई। अब वो श्रमिक ट्रेन भी आज तक 600 चल पाई हैं। वो श्रमिक ट्रेन चलती है, उत्तर प्रदेश के लिए पहुंच जाती है राउरकेला, पहुंचना चाहिए 1 दिन में, पहुंच रही हैं 6 दिन में। जी, दिक्कतें तो हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं। एक सेकंड में आपकी केवल और लूंगा। आज मुजफ्फरपुर बिहार का वो मंजर आपके चैनल ने जरूर दिखाया होगा, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, जहां 4 दिन के बाद एक माँ बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरी, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे को नहीं मालूम कि माँ मर गई है, और वो उस बच्चा अपनी माँ का आंचल खींच रहा है कि आइए घर चलें, और माँ जो है वो इस धरती से ही चली गई। ये हो रहा है। क्या सरकार का मन नहीं पसीजता? आप लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। एक बात देश की जनता के समझ में नहीं आ रही है ये कांग्रेस पार्टी की, भाई लॉकडाउन जो है वो तो बहुत जरूरी था। जब 500 से ज्यादा केसेस बढ़े तो लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया, और दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना उस वक्त बहुत जरूरी था। लॉकडाउन सदा के लिए तो नहीं हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे करके उसमें ढील भी देनी होगी, क्योंकि जान के साथ साथ जहान भी चलाना है। तो इसमें दिक्कत क्या नजर आ रही है, क्या क्लियरली बता सकते हैं आप? मैं आपको याद दिलाऊं, जब लॉकडाउन 1 आया तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, हम लॉकडाउन के पक्षधर हैं, जो सरकार करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है। और ये हमने कहा कि ये 21 दिन इस्तेमाल करिए। लॉकडाउन एक पॉज बटन है, जैसे आप टेलीविजन चैनल को रोक दें तो वो फ्रेम वहीं रुक जाएगा। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हो सकता, ये पॉज बटन है, इससे कम रुक सकता है, पर जिस दिन लॉकडाउन खोलेंगे वो वापस आ जाएगा। इसलिए आपको इन 21 दिन का इस्तेमाल संक्रमण रोकने, टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन और संक्रमण से निकलने और आर्थिक संकट से निकलने के लिए इस्तेमाल करना है। और कृपया करके इन 21 दिन में हमें बताइए कि किस प्रकार से संक्रमण रुकेगा, जैसा मोदी जी ने कहा था जी, और कैसे आर्थिक संकट से बाहर आएंगे। पर लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 आ गया। हमने फिर कहा कि अच्छा इंतजार करिए, सरकार शायद अब कुछ करेगी। फिर लॉकडाउन 3 आ गया, हमने कहा शायद इंतजार करिए, अब सरकार कुछ करेगी। अब लॉकडाउन 4 आ गया, और हिमाचल की भाजपा सरकार ने तो लॉकडाउन 5 भी लगा दिया 30 जून तक। क्या पूरी उम्र आप लॉकडाउन में रह सकते हैं? और जब लॉकडाउन लगाया था तो 565 या 60 संक्रमण था, आज 1.5 लाख का संक्रमण है। आप किस प्रकार से संक्रमण रोकेंगे? ये तो सरकार अभी रणदीप जी थोड़ी ही देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे ई कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 तक की स्थिति में शायद हमें पहुंचना ही नहीं पड़ता अगर तबलीगी जमात का वो कार्यक्रम ना हुआ होता। बहुत अच्छा कहा, पर क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी ये भी बता देते कि उस तबलीगी जमात को अमित शाह जी ने उस कार्यक्रम को करने की इजाजत क्यों दी थी? महाराष्ट्र में एक तबलीगी जमात की इजाजत को कांग्रेस की कोalition सरकार ने खारिज कर दिया, परंतु निजामुद्दीन में अमित शाह जी ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम को इजाजत दी क्यों? और एक बात और पूछते कि अमित शाह जी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जी को रात के 2 बजे तबलीगी जमात के कार्यालय में
निजामुद्दीन में क्यों भेजा था, ठीक है। उनके क्या संबंध हैं। जी। और इतना ही नहीं, एक सवाल और पूछना पड़ेगा, जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में धर्म प्रचारक आए थे, जी। भारत सरकार ने उनको इजाजत क्यों दी थी? अगर कोई जिम्मेवार है तबलीगी जमात 900 से ज्यादा तो विदेशी जमात केंद्र सरकार है। जी। अच्छा रणदीप जी, एक सवाल मैं चीन को लेकर आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। और हमने देखा मई के दूसरे हफ्ते में जब एलएसी पर जबरदस्त स्कफल नजर आया था हिंदुस्तान की और चीन की सेना के बीच, उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने चीन को जहरीला सांप करार देते हुए एक ट्वीट किया था। बाद में हमने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शायद प्रेशर पड़ा होगा तो उन्हें वो अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आनंद शर्मा ने एक तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयान को खारिज करते हुए ये कहा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल व्यू नहीं है। इससे पहले भी चीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। जब चीन के एम्बेसडर से मिलने राहुल गांधी पहुंच गए थे, उस मुलाकात को लेकर बहुत सारे सवाल हुए। तो चीन को लेकर ऑफिशियल रुख है क्या कांग्रेस पार्टी का? कि बड़ा सीधा है, कांग्रेस का रुख केवल हिंदुस्तान के पक्ष का रुख है। अगर चीन हमारी धरती पर कब्जा करेगा और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर चीन की सेनाएं हमारी धरती पर कब्जा कर लेंगी, हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होगा, मार पिटाई होगी, अगर वहां टेंट लगा लिए जाएंगे, अगर डोकलाम के नाम पर सिलीगुड़ी के चिकन्स नेक तक कब्जा कर लिया जाएगा, सड़क बना ली जाएगी, तो क्या हम सवाल भी ना पूछें? नहीं, सवाल पूछे, लेकिन फिर अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट को डिलीट क्यों करवाना पड़ता है? आनंद शर्मा को क्यों यह कहना पड़ता है कि इंडिया चीन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हम सम्मान करते हैं, अधीर रंजन चौधरी के बयान को हम खारिज करते हैं? देखिए, अब आप व्यक्तियों के ऊपर ना जाएं, मैं आपको पार्टी की ओर से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम यही छोड़ते हैं। रणदीप जी अब मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि असल जो मकसद था कि मोदी सरकार 2.0 का जो कार्यकाल रहा 1 साल का, इसको आप कितने नंबर देना चाहेंगे, किस तरह से रेट करेंगे आप? मुझे लगता है कि आप मोदी सरकार 2.0 में से अगर 2 निकाल दें तो जो 0 बचेगा वही मोदी सरकार की परफॉर्मेंस है। जिस प्रकार से हमारा मुल्क 24% बेरोजगारी की दर से गुजर रहा है, देश की आजादी के पहली बार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होगी इस देश में, पहली बार देश में 5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। कोरोना की महामारी से पहले भी 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी थी। जिस प्रकार से देश में रोजी रोटी, रोजगार और स्वास्थ्य का संकट है और सरकार है कि मूक दर्शक बनी बैठी है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों की शक्तियां छीन ली हैं और यहाँ तक कि जीएसटी का हिस्सा भी नहीं दे रहे, ऐसे में केंद्रीय सरकार को नंबर उनके नेगेटिव हैं। पर हमें ये उम्मीद, ठीक है रणदीप जी, वक्त हमारे पास नहीं था, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि अप्रत्याशित संकट के दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है, और आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जिन बातों का जिक्र किया गया, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, मुमकिन है कि सरकार उन सुझावों पर अमल करे ताकि स्थिति को और थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।